बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस एग्जाम 18 मई को जैसा कि होने वाला है। और जिसके लिए हम जैसे पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चन को के लेवल को बताया था और बताया था कि अगला दो हम वीडियो बनाने वाले हैं जो एग्जाम बेस्ड होगा और बहुत ही छोटा होगा और एग्जाम के टॉपिक को कवर कराया जाएगा एक दो ही वीडियो में और पूरे कंप्यूटर सेक्शन के 15 नंबर को पूरे कवर करवाया जाएगा, जिससे कि आप अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जीरो जानते हैं तब भी आप इस दोनों वीडियो जो 10-10 15 मिनट के होंगे देख करके आप एग्जाम में जाने के बाद आप बेहतर करके आएंगे। मतलब आपको इस वीडियो से अलावा कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और आसानी से आप अच्छा स्कोर लगभग 15 नंबर में 12 से ऊपर ही करके आएंगे, आप श्योर नहीं। तो एक बार देखें। और जो हम दो वीडियो बनाएंगे जैसा कि हमने पीटी में बनाया था और जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा, और पीटी का वीडियो भी हमने परीक्षा से 1 से 2 दिन पहले बनाया था, तो अभी हम परीक्षा से 2 दिन पहले बनाने जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं कि इस ये नोट्स है जो टेलीग्राम ग्रुप में होगा। अगर आप चाहें तो नोट्स डाउनलोड कर लें टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन हो करके, और सारी चीज को पढ़ जाएं। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टोटल 26 पेज का ही है। चाहेंगे तो आप एक दिन में 2 दिन एक से मतलब एक दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं। खैर छोटा ही है। इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि क्या 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 सिलेबस सिविल कोड को लेकर के ही बनाया गया है, तो सिविल कोड का सिलेबस दिया हुआ है और हम इसमें आपको बताएंगे कि किस सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, और मेरा कोशिश रहेगा कि जिस सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है उस टॉपिक को इस वीडियो में आसानी से समझा दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर कैरी हो सके और आसानी से सिर्फ वीडियो देखने से ही आपका कैरी हो सके। तो चलिए हम इस टॉपिक में इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हम सबसे पहले जनरेशन देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल के भी कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लेकिन पहले हम जनरेशन देखने वाले हैं। फिर सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेट के टर्म देखने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग देखने वाले हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम सॉफ्टवेयर में ही बता देंगे। और उसके बाद एक्सटेंशन नेम देखने वाले हैं और कंप्यूटर एब्रीविएशन देखने वाले हैं। शॉर्टकट के भी कुछ पार्ट्स को देखेंगे। तो ये हम इतना टॉपिक अभी इस वीडियो में कवर करेंगे जो एकदम कम समय में क्लियर हो जाएगा, और हम आपको जितना अंडरलाइन करेंगे उतना ही पढ़ना है इस नोट्स में भी, इसलिए नोट्स में भी और वीडियो में भी। वीडियो तो खैर हम आपको उतना ही बताएंगे जितना कि एग्जाम में पूछा जाएगा, और उससे ज्यादा समय बर्बाद हम नहीं करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम उस कंटेंट को ही उठाएंगे जो एग्जाम बेस्ड होगा। तो आपको अगर आप नया होंगे तो पीटी का वीडियो हमने डाला था, पीटी में जा करके उस वीडियो में जाके कमेंट को पढ़े, लोगों ने पढ़ा, अच्छा रिस्पांस दिया, और वीडियो देखने के बाद एग्जाम देने के बाद भी लोगों ने रिस्पांस दिया कि आप एक सिंगल वीडियो से कैसे 15 क्वेश्चन लड़ सकता है। तो ये चीज भी लोगों ने कमेंट करा है। तो हम देखेंगे जनरेशन में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है। तो पेज नंबर 4 में है जनरेशन की बात। तो जनरेशन में हम सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पर जनरेशन, तो यानी कि पहला कंप्यूटर जब इनियक बना पूर्ण रूप से, पहला कंप्यूटर, यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि इनियक कब बना। तो इनियक जो है 1945 ईस्वी में, और पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक पहला कंप्यूटर इनियक है। तो इनियक जब बन गया मतलब कंप्लीटली कंप्यूटर बन गया, उसके बाद जनरेशन चालू हुआ। तो अब हम मुद्दे की बात करें, मुद्दे का बात ये भी है कि पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पूर्ण रूप से वो इनियक है। अब इसके बाद जो है सो जनरेशन चालू होता है, तो हम जनरेशन की बात करेंगे। तो कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन का सेशन नहीं पूछा जाएगा, और आप याद रखें सेशन का डेट इधर उधर होते रहता है, वैसे एक बार देख लें, लेकिन सेशन नहीं पूछा जाएगा। तो पहला जनरेशन किस पर आधारित था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला जनरेशन इलेक्ट्रॉन वॉल्व्स या वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, तो पूछा जाता है कि पहला जनरेशन किस पर आधारित था। तो इलेक्ट्रॉन वॉल्व्स या वैक्यूम ट्यूब दोनों एक ही चीज है, इस पर आधारित था। और ये एग्जाम्पल याद रखना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के, ये सभी एग्जाम्पल हैं। इडसेक, इडवेक, यूनिवेक, ये तो इसका फुल फॉर्म भी ऊपर में दिया हुआ है, आप यहाँ से देखें। इडसेक का है, इडवेक का है, यूनिवेक का है, एनिएक का है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है इन्हें का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। याद रखना है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था और इलेक्ट्रॉन वोल्व्स उसी को बोला जाता है। सेकंड जनरेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि सेकंड जनरेशन में किस पर बेस्ड था? सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था। दूसरा पॉइंट इससे आता है सेकंड जनरेशन में कि कौन कौन लैंग्वेज यूज हुआ था, तो फोर्टेन और कोबोल यूज हुआ था। तो याद रखना, फोर्टेन और कोबोल दो इंपोर्टेंट पॉइंट है सेकंड जनरेशन से। पहला इस किस पर आधारित था, तो ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर लगा। और दूसरी चीज है कि इसमें फोर्टेन और कोबोल दो लैंग्वेज का यूज किया गया। अब पूछा जाता है फोर्टेन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप ये याद रखें। वीडियो देखने से आपको यही फायदा होगा कि हम साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम बताते चलेंगे। फॉरट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और दूसरा कॉबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉरट्रेन और कोबोल का फुल फॉर्म है, ये चीज याद रखना है। चलिए थर्ड जनरेशन में, तीसरा जनरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो तीसरा जनरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीसरा जनरेशन में ट्रांजिस्टर के बदले आईसी का यूज किया गया। यानी ये पॉइंट जो दिया हुआ है बस इसी को याद करना, तीसरा जनरेशन आईसी का यूज किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज थर्ड जनरेशन से किया गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि आईसी का यूज किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। कभी कभी ये भी पूछता है कि आईसी के आविष्कारक कौन है, तो जेएसकेल भी, ये भी याद रखना है। फोर्थ जनरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फोर्थ जनरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका आधारित था वीएलआई से, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पर आधारित था। टेक्नोलॉजी का नाम सभी जनरेशन में याद रखना है क्योंकि टेक्नोलॉजी का नाम अवश्य पूछता है। और माइक्रो प्रोसेसर का यूज फोर्थ जनरेशन से किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन में ऐसी था और फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, जिसको हम लोग चिप बोलते हैं। और फोर्थ जनरेशन में ये यूज किया गया सी प्लस प्लस टीवेस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन में वीएलएसआई के बदले यूएलएसआई यूज किया जाने लगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी जेएसकेल भी ने किया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई टेक्नोलॉजी और फोर्थ में वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। जनरेशन खत्म हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। जनरेशन के बाद हम चलते हैं जनरेशन के बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 9 पेज नंबर और फिर 10 पेज नंबर में इंटरनेट सर्विस। जनरेशन के बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में चलने वाले हैं। जितना हम अंडरलाइन करते हैं आप उतना ही याद करें, उतना ही को ध्यान दें। वैसे वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान दे ही रहे होंगे, तो ये चीज ध्यान रखें। खैर हार्डवेयर को आप जान रहे होंगे, जितना भी कंप्यूटर का डिवाइस है सभी हार्डवेयर है। जिसको हम देखते हैं छूते हैं सभी हार्डवेयर है। जिसको हम देखते हैं पर छूते नहीं है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक ऑप्शन का एक कलेक्शन है, ऑप्शन का ग्रुप है, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पर दो तरह के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। खैर यहाँ पर भी आप देख लें, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इसके तीन पार्ट हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका। दूसरा यूटिलिटी, यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। और तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेट। ये तीन पार्ट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, उसको छोड़ करके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यानी एमएस डॉस, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। और ये एग्जांपल को छोड़ करके जितने भी हैं आप सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर ला सकते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप याद रखें ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसको छोड़ करके सभी के सभी एप्लीकेशन ही होंगे।
तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ये है, और इस एग्जांपल को छोड़ करके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल याद रखना है, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का अंतर अपने याद हो जाएगा, मतलब एग्जांपल। सॉफ्टवेयर को दो तरह से चलाते हैं, CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। CUI बेस्ड में कीबोर्ड से कमांड दिया जाता है सिर्फ, और GUI बेस्ड में जो है सो मल्टी कलर में होता है। खैर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, और आपको CUI और GUI को फुल फॉर्म याद रखना है, काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर छोड़ करके जितने भी हैं सभी के सभी एप्लीकेशन है। तो जितने भी वेब ब्राउजर भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होते हैं, पावर पॉइंट जितने भी हैं सारे सॉफ्टवेयर, वो सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अगला टॉपिक है सिक्योरिटी और वायरस। अगर आया है तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। और देखिए सिक्योरिटी और वायरस में क्या है। वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के डेटा को, आपके किसी यूजर के कंप्यूटर के डेटा को डैमेज करने का काम करता है। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि आपका इसका इसका एग्जांपल याद रखना है। ये सभी वायरस के एग्जांपल है। हमने पहले ही बोला कि सिर्फ अंडरलाइन करने वाली चीजों को ध्यान में रखना है। ट्रोजन हॉर्स, स्टॉर्म, सीब्रेन, माइकल एंजेलो, ये सब वायरस हैं, वायरस के एग्जांपल। लेकिन वायरस के टाइप यहाँ पर है स्पाईवेयर, एडवेयर, मालवेयर, रैनसमवेयर और बैकडोर, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी वायरस के टाइप हैं। तो जितने भी वेयर लगे हुए हैं हार्डवेयर छोड़ करके, आप सबको आप समझ जाएंगे कि जनरली वायरस के कैटेगरी में आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे स्पाईवेयर, एडवेयर, मालवेयर, रैनसमवेयर, चारों वेयर जो है सो आ, ये वायरस है, वायरस के टाइप है। तो इसके लिए एंटीवायरस होता है, तो एंटीवायरस का यानी याद रखना है। तो आप वायरस का एग्जाम्पल याद रखें, और ये भी वायरस के टाइप हैं, ये भी एग्जाम्पल में आप इसको याद रख सकते हैं, और ये एंटीवायरस का एग्जाम्पल याद रखें जो वायरस को मारने का काम करता है। इतना ही काफी है। अब इंटरनेट के बारे में चलते थे। इंटरनेट के बारे में ये पूछा जाता है कि इंटरनेट की शुरुआत किस संस्था ने किया था। इंटरनेट की शुरुआत जो है सो ARPA नामक संस्था ने किया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इंटरनेट का पुराना नाम कहा जाता है कि ARPA नेट, क्योंकि उस संस्था ने नेटवर्क बनाया और नेटवर्क का नाम अपने संस्था पर रख लिया, तो ARPA नेट हो गया। और इंटरनेट जब 1989 आया तो इंटरनेट का वेब पेज बनाया गया, इंटरनेट की शुरुआत किया गया, जिसका इंटरनेट की शुरुआत का श्रेय टिम बर्नर्स ली को जाता है। यानी टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया, इंटरनेट का आविष्कार किया, वेब पेज का आविष्कार किया। यानी तीनों का आविष्कारक टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। पूछा जाता है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, मतलब इंटरनेट वेब पेज कब बना, तो 1989 ईस्वी में। वेब ब्राउजर कब बना, तो यानी वेब ब्राउजर जो है 1990 ईस्वी में। और सर्च इंजन जो है ये भी 1990 ईस्वी में बनाया गया। पहला पूछा जाता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर, यानी फर्स्ट वेब ब्राउजर जो है सो, हम बात आगे भी करेंगे इसका, लेकिन फर्स्ट वेब ब्राउजर जो है सो, फर्स्ट वेब ब्राउजर बना है मोजेक। नाम सुने होंगे मोजेक, है ना। इसको हम लोग नेक्सस नाम से भी जानते हैं, मोजेक, इसको हम लोग नेक्सस नाम से भी जानते हैं। और दूसरा पहला सर्च इंजन जो है आर्काइव, आर्काइव, इसको हम लोग ARCHI इसके इस नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट में संस्थान का नाम याद रखना है, इंटरनेट का आविष्कारक रखना, वेब पेज कब बना ये याद रखना, वेब ब्राउजर कब आया, सर्च इंजन कब आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम डायल अप जो टेलीफोन लाइन से चलता है, ISDN भी टेलीफोन लाइन से चलता है, ये भी टेलीफोन लाइन से चलता है। पर तीनों में ये अक्सर पूछा जाता है कि तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड से इंटरनेट किस में चलता है और सबसे कम स्पीड से किस में चलता है। तो याद रखना है स्पीड के अकॉर्डिंग सबसे कम होता है डायल अप, इसका स्पीड। उससे ज्यादा स्पीड जो है सो ISDN का होता है। उससे ज्यादा स्पीड जो है सो DSL का होता है, जो हमने लिखा है नीचे। इससे भी ज्यादा स्पीड होता है, सबसे ज्यादा इंटरनेट का स्पीड ऑप्टिकल फाइबर, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज्यादा इंटरनेट का स्पीड देने वाला है, ये याद रखना है।
वेब पेज जो कहा जाता है, वेब पेज इंटरनेट का जितने भी पेज है उसको वेब पेज कहा जाता है। डब्ल्यू 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 सारे वेब पेज का एक ग्रुप होता है जिसको डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, खैर इसका आपसे फुल फॉर्म याद रखना है। वेबसाइट इंटरनेट जितने भी वेब पेज हैं उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं। वेब सर्वर तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर आप कंटिन्यू कनेक्टेड हैं तो उसको सर्वर कहा जाता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म, इंटरनेट के पेज बनाने वाला जो है सो उसको एचटीएमएल कहा जाता है, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट। इंटरनेट का पेज बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो एचटीएमएल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप हम प्रोटोकॉल में चलते हैं। हम जितने भी पेज सर्च करते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है, तो सारे प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे। इसमें जो है सो प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को तो हम पढ़ेंगे ही, और जितने भी वेब पेज हैं सबका एक यूनिक एड्रेस होता है। हम जितने भी पेज ओपन करते हैं सबका एक प्रॉपर एड्रेस होता है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लें, यहाँ पर नोट्स में मेंशन नहीं है लेकिन आप जान लें। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। आईपी एड्रेस खूब पूछा जाता है। टू टाइप। पहला पहला आई पी वी 4। IPv4 के बारे में जाने तो इसका साइज जो होता है, साइज 32 बिट, इतना ही याद रखें। सेकेंड में IPv6, इसका साइज होता है 128 बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये पूछा जाता है आईपी एड्रेस के टाइप के बारे में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद कर लें, बहुत अच्छा है। डोमेन एंड सिस्टम, चूंकि आईपी एड्रेस नंबर में होता है तो नंबर याद करना मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको इस तरह से बनाया गया है, यानी वेबसाइट में कन्वर्ट किया गया है जिससे कि आप आसानी से उस पेज तक पहुंच जा सकते हैं। चलिए अब फिर से समझिए बात क्या है। जितने भी वेब पेज हैं सबके लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, ये नंबर की तरह एड्रेस होता है, तो इसको याद करना सब पेज के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए वेबसाइट बना दिया गया है जो आईपी एड्रेस को वेबसाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी नंबर को वेबसाइट में यानी अल्फाबेट में बदल दिया गया है। अब क्या है कि डोमेन नेम सिस्टम एक प्रणाली है जो आईपी एड्रेस को वेबसाइट में बदलता है और वेबसाइट को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे यहाँ पर है ये जैसे google.com है तो बीच वाला गूगल जो होता है, जैसे www.google.com है तो ये बीच वाला जो गूगल होगा वो एक डोमेन होगा। तो यानी आईपी एड्रेस को डोमेन में और डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलने का काम जो करता है, इसी प्रक्रिया को हम डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। आपको ये डोमेन नेम अलग अलग तरह से भी है, इसको याद रखना है। जिसके लास्ट में एसी लगा हो तो वो कोई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होगा, जनरली एकेडमिक। कॉम लगा हो प्राइवेट कॉमर्शियल का होगा, एडीयू लगा हो एजुकेशनल होगा, जीओवी लगा हो गवर्नमेंट का होगा, डॉट नेट लगा हो तो नेटवर्क रिसोर्सेज का होगा, और डॉट ओ आर जी लगा हो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में ये पूछा जाता है जनरली ORG। इसमें ज्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ डॉट इन लगा हो तो इंडिया का वेबसाइट होगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सर्च इंजन, जितने भी वेब पेज हैं उसको सर्च करने के लिए अलग अलग कंपनी ने सर्च इंजन बनाया है। तो यहाँ पर गूगल है एक सर्च इंजन, याहू है एक सर्च इंजन, MSN है, बिंग है। तो सबका सबका याद रखना जरूरी नहीं है, आप इसको याद रख लें, इसका एस भी याद रखें। हाँ, ये 1998 में बनाया गया और याहू जो है 1994 में बनाया गया। तो इसका इस भी याद रखना है कि कब सर्च इंजन आया। ईमेल आईडी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईमेल की शुरुआत कब हुई थी? ईमेल की शुरुआत जब ARPA नेट ने नेटवर्क बनाना शुरू किया, मतलब कनेक्टिविटी डालना शुरू किया, तो 1972 ईस्वी में उसने ईमेल का आविष्कार किया। ईमेल का आविष्कार करने वाले रे टॉमलिंसन है, ये याद रखना है। ईमेल के आविष्कारक कौन है? रे टॉमलिंसन, याद रखना है। ईमेल में दो टर्म आते हैं, कार्बन कॉपी, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप किसी जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसको भी पता चले कि कॉपी किसको किसको गया है तो वो कार्बन कॉपी होगा। अगर चाहते हैं कि जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसको नहीं पता चले कि कॉपी किसको किसको गया है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पता नहीं चलता और कार्बन कॉपी में पता चलता है। कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। लेन, लेन से पहले हम जानेंगे पैन क्या होता है। अगर 10 मीटर तक किसी कंप्यूटर को चाहे मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो
व्यवस्था लैन कहलाए पैन कहलाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में जैसे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, ये सब जगह सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक ही फ्लोर के नीचे, तो वो कनेक्टिविटी लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर पूरे सिटी का कंप्यूटर किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि लगभग 50 किलोमीटर रेंज तक ये का कनेक्शन, 50 किलोमीटर तक के सर्वर का कनेक्शन कहलाएगा मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जनरली आप जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं राउटर के द्वारा लेते हैं। आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में इंटरनेट का जो कनेक्शन लेते हैं जो किसी खास शहर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो 50 किलोमीटर रेंज तक का होता है। यानी पर्सनल यूज के लिए पैन, एक ही इंस्टीट्यूट एक ही फ्लोर के नीचे सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए लैन, एक शहर को कवरेज करता है मैन, और पूरे दुनिया को कनेक्ट करने का काम करता है वो वैन। फुल फॉर्म याद रखना। अब चलते हैं हम नेटवर्क प्रोटोकॉल। जितने भी हम लोग साइबर में काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं यानी ट्रांसफर, डेटा का ट्रांसफर करने का काम करते हैं, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्ट करने का काम करते हैं, सबके लिए नियम कानून बना हुआ है। उसी नियम कानून को हम लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। और नेटवर्क प्रोटोकॉल यानी आईपी जिसको बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसी का दूसरा नाम टीसीपी है, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी और टीसीपी दोनों एक ही है, दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। छोटे साइज के फाइल को भेजने के लिए यूडीपी है। ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल एसएमटीपी है। वेब पेज को खोलने के लिए प्रोटोकॉल, वेब पेज से संबंधित प्रोटोकॉल है एचटीटीपी है। और बड़े फाइल को खोलने के लिए वो होता है, यानी बड़े फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल है, वो एफटीपी है। ये याद रखना है। पीओपी जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल है, जो हमने इससे पिछले वीडियो में बताया है। नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसका याद रखना है नेटवर्क टोपोलॉजी। बस ये आप देखेंगे अलग अलग तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। हम यहाँ पर अभी आपको एक फोटो दिखाने वाले हैं टोपोलॉजी का, और उससे आप समझ जाएंगे कि टोपोलॉजी कैसा होता है। चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इमेज में चलेंगे, यहाँ पर देखिए आप टोपोलॉजी, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ ये सबसे बेस्ट फोटो है, आप फोटो के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ फोटो लिया है। चलिए यहाँ पर ये खुल खुल चुका है। इस तरह का टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, जो एक ही तार से कनेक्टेड होता है, और एक मेन तार जाता है और दूसरी तरफ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। गोल रिंग के आकार का यानी अंगूठी के आकार का होता है, इसलिए इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ये तारा की तरह रहता है, बीच में सर्वर कंप्यूटर चारों तरफ फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार और बस को मिला दीजिएगा तो ये ट्री टोपोलॉजी हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो अगर किसी कंप्यूटर को एक दूसरे को कनेक्ट करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो मेश टोपोलॉजी हो जाएगा, जैसे इंटरनेट मेश टोपोलॉजी का उदाहरण है। और ये एक टोपोलॉजी को दूसरे टोपोलॉजी या दो से अधिक टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ते हैं, तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी हम लोग कहते हैं। और एक टोपोलॉजी मतलब ऐसा होता है जिसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ, तीसरा कंप्यूटर होता, यानी एक तार दोनों तरफ के कंप्यूटर को जोड़ने का काम कर रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का उदाहरण है। यहाँ फोटो यहाँ क्लियर दिख रहा है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग की तरह है रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी इस तरह से है। तो इंटरनेट मेश टोपोलॉजी का एक उदाहरण है, ये चीज याद रखना है। सारे टोपोलॉजी इसमें लिखे हुए हैं। हमने इस टॉपिक को हम तो अभी बता रहे हैं, लेकिन जिस किसी टॉपिक में स्पेशली आपको प्रॉब्लम है उसके लिए स्पेशली पहले से वीडियो बना हुआ है, आप जाएं उसमें देखें, वीडियो के प्ले लिस्ट में सारे टोपोलॉजी के बारे में भी अलग से, एक एक टॉपिक के बारे में अलग से क्लास है, एक्सप्लेन वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हम कम समय में बताने वाले हैं, तो शायद सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को ही लेके चलेंगे।
अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, जिसको हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने का जो लैंग्वेज होता है इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, एक लॉ लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लॉ लेवल लैंग्वेज दो ही है, लॉ लेवल लैंग्वेज दो ही हैं, एक मशीन कोड और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन कोड 0 और 1 से बना होता है, और असेंबली लैंग्वेज जो है सो अल्फाबेट और नंबर यानी टेक्स्ट और नंबर का प्रयोग किया जाता है। दो चीजें हमने बताया, लॉ लेवल लैंग्वेज दो हैं, मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज। मशीन कोड का लैंग्वेज जो बनता है वो 0 और 1 के हेल्प से, और असेंबली लैंग्वेज बनता है लेटर और नंबर के हेल्प से। अब हाई लेवल लैंग्वेज में चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है, आपको इसका एग्जाम्पल याद कर लेना है। यानी ये दोनों लैंग्वेज को छोड़ करके आपको याद भी नहीं करना है। ये दोनों लैंग्वेज को छोड़ करके यानी मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज को छोड़ करके सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। आपको एग्जाम्पल भी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसा वैसा प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज जो इंटरनेट से संबंधित सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होता है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जांपल हैं। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये लॉ लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में अंतर याद रखना है। जनरली लॉ लेवल लैंग्वेज यहाँ पर मशीन कोड है और असेंबली है, इसको छोड़ करके सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज। एक्चुअली में कंप्यूटर सिर्फ लॉ लेवल लैंग्वेज यानी मशीन कोड को समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कमांड देते हैं तो वो नहीं समझ पाता है, इसके लिए ट्रांसलेटर बना हुआ है कि कंप्यूटर को, हम लोग के हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को आसानी से लो लेवल लैंग्वेज में बदल करके यानी मशीन कोड में बदल करके समझाया जा सके और इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। एक असेंबलर है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। इंटरप्रेटर है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलता है। और कंपाइलर है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। क्योंकि मशीन कोड में इसलिए बदलता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। दूसरा, ये दोनों में ये अंतर ये है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और लेकिन कंपाइलर एक ही बार में करता है, ज्यादा क्वेश्चन कंपाइलर से पूछा जाता है। आगे चलते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कुछ एग्जांपल हैं। विंडोज विंडोज कब आया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कब आया, 1950 ईस्वी में खूब पूछा जाता है। डॉस के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब इसके बारे में देखेंगे, विंडोज एक्सपी कब आया, 2001 में। विंडोज विंडोज 7 कब आया, ये यहाँ पर गलती दिया हुआ है, आप देख लें, विंडोज 7 आया 2009 ईस्वी में। इस तरह से है। आगे हम चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अभी चलेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी लेकर अभी और चलते हैं। डेस्कटॉप, पहला स्क्रीन जो हमें स्टार्ट करने के बाद लाते हैं वो डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप पर ये जो है सो ये पहला स्क्रीन जो है ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर यहाँ लेफ्ट साइड में आइकन होते हैं। नीचे ही में ये जो दिख रहा है बॉर्डर, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार में ही जो है सो इधर ये सिस्टम ट्रे कह सकते हैं इसको, नोटिफिकेशन एरिया है, टाइम इंडिकेटर है, यहाँ शो डेस्कटॉप का बटन है, यहाँ स्टार्ट मेनू है। ये सभी जो है सो आपको यहाँ पर रहते हैं डेस्कटॉप पर। कंप्यूटर के सबसे कंप्यूटर के सबसे बॉटम में यानी डेस्कटॉप के सबसे बॉटम में आपको टास्क बार मिलता है। और टास्क बार इसलिए नाम है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हम खोलते हैं कंप्यूटर को टास्क दिए हुए रहते हैं, तो एक बॉर्डर रहता है जिसमें दिखता है, जिसको टास्क बार कहते हैं। डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट एक ऐसी जगह है जो कोई भी फाइल हम टाइप करके बनाते हैं और सेव करने के लिए जाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से सेव होता है। यानी कोई भी फाइल बनाएंगे और सेव करने के लिए जाएंगे तो डिफॉल्ट रूप से जहाँ सेव होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उसको हम कहाँ पर जाता है तो माई डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में जाता है। माई डॉक्यूमेंट और माई कंप्यूटर और दिस पीसी यानी कंप्यूटर के फाइल मैनेजर को कहा जाता है माई कंप्यूटर और दिस पीसी। रिसाइकल बिन एक तरह से रिसाइकल बिन एक तरह से फोल्डर ही है जो स्टोर करने का काम करता है। यानी आपने कोई भी आइटम कंप्यूटर में डिलीट किया, फाइल डिलीट किया, फोल्डर डिलीट किया, तो वो सारे रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। अगर आप रिसाइकल बिन में जाएंगे तो डिलीट किया हुआ को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में नहीं जाए यानी डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो बिना रिसाइकल बिन में गए हुए, तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे कोई भी आइटम पर, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाए।
यानी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट खोलने के लिए जो ब्राउजर है उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में बंद हो गया था, ये 11वां वर्जन 2015 में बंद हो गया और उसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट एज आया। खैर ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। टाइटल बार किसी भी प्रोग्राम के सबसे ऊपर में टाइटल बार रहता है, जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लॉज, जैसे कि यहाँ है इसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लॉज, ये जो ऊपर का बॉर्डर है उसको टाइटल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे करने के लिए और पेज को राइट राइट लेफ्ट करने के लिए जो होता है वो उसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। जनरली प्रोग्राम में रहता है। आगे बढ़ाएं। कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर को जनरली ऑफ रहता है, चालू करते हैं कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अगर कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो रीस्टार्ट बटन हम दबाते हैं तो इसको हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। नोटपैड के बारे में, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, याद रखना है। जिस प्रोग्राम में हम लिखने का काम करते हैं उस प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कहते हैं। और नोटपैड का एक्सटेंशन में अक्सर पूछा जाता है तो ये डॉट टीएक्सटी होता है। यानी डॉट टीएक्सटी वाला फाइल टेक्स्ट का ही फाइल होगा। वर्डपैड का एक्सटेंशन है आरटीएफ होता है, जिसका फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। क्लिपबोर्ड अगर हम कट कॉपी करते हैं तो वो टेम्पोररी रूप से डेटा को स्टोर करके क्लिपबोर्ड रखता है। रन एक छोटा सा टूल है, प्रोग्राम है, जिसके सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम खोलने का काम करते हैं। रन का शॉर्टकट की विंडोज प्लस आर होता है। आगे बढ़ाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दूसरा वीडियो में हम लेके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, नहीं तो ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं शॉर्टकट की ओर। ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट की आप याद करिए। ए से लेकर के जेड तक दिया हुआ, इसमें से भी सारा नहीं दिया हुआ, जो इंपॉर्टेंट है उसी को दिया गया है, वो याद कर लें। ये सारे शॉर्टकट की हैं, आप याद कर लें एक बार अच्छे से। चलिए एक बार देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फुल फॉर्म है, यहाँ पर 20-25 ही फुल फॉर्म है, जो पढ़ लेंगे तो इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं ही आने वाला। तो यानी याद रखना। एलयू का फुल फॉर्म एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ये जो सीपीयू का पार्ट है। एएससीआईआर का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एएसआर ये इंपोर्टेंट नहीं है वैसे, ऑटोमेटिक रिसेंड एंड रिसीव। जो हम अंडरलाइन करेंगे उसी को पढ़ने की जरूरत है और विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम चलेंगे एटीएम, छोड़ दीजिए इसको। बीसीडी का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये याद रखना है। बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीएडी पूछा हुआ है क्वेश्चन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और सीडी का फुल फॉर्म याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का याद रखना है। कोबोल पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप देखेंगे इतना ही में से कितना पूछा हुआ टकरा गया था। सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीयू का पूछ सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होता है। डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीपीआई डॉट पर इंच। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये पूछा जाएगा। डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसको बोला जाता है। ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एफएम नहीं पूछेगा। फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गीगाबाइट गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। जीयूआई का फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ होता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। केबी किलोबाइट लैन लोकल एरिया नेटवर्क। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर और ओएमआर याद रखना है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीडीएफ का फुल फॉर्म, जिस जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो भी कम से कम याद कर लेंगे तो चल जाएगा। और याद रखें, इससे ज्यादा फुल फॉर्म पूछेगा ही नहीं। पी रोम ईपी रोम याद रखना। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये भी पूछा हुआ था। यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। वीटीयू का फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहीं कहीं वीडियो मिलेगा तो आपको विजुअल जायदे याद रखना है। वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई, ये डब्ल्यू 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 पूछ सकता है। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप होगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे
हमने बता दिए, आप इस फुल फॉर्म को एक बार जो टिक हमने लगाया है वो उसको अच्छे से एक बार और देख लें। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है। फाइल का जो टाइप होता है, कोई भी फाइल ना, तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे वीडियो में लास्ट में MP4 लगा होता है, HD लगा होता है, ऑडियो में MP3 लगा होता है, इसी तरह का। अगर टेक्स्ट वाला फाइल होगा तो उसके लास्ट में .txt लगा होगा। मतलब लास्ट का नाम को एक्सटेंशन नेम बोलते हैं, जिससे पहचान होता है कि किस तरह का फाइल है। यानी कि ये एक्सटेंशन नेम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है, खूब पूछने वाला है, तो ये .docx होगा। एक्सेल का .xlsx होगा। पावर पॉइंट का PPTX होगा। DB का आप यहाँ पर देखें, इंटरनेट का फाइल का, HTML फाइल का .htm होगा। पिक्चर फाइल का PNG का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। GRAP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। उसके बाद इमेज फाइल JPEG है, तो JPEG का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यानी JPEG का फुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जा सकता है। तो ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आ, उसके बाद MP4 MPEG का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। .exe एक्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कंप्यूटर का फाइल होता है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का फाइल, यानी सेटअप फाइल। सेटअप फाइल ऑफ सॉफ्टवेयर। बाइंडी का BIN होता है, पाइथन का PY होता है, खैर PDF का .pdf होता है। PDF का फुल फॉर्म पूरा लिखा हुआ था ऊपर में। तो हमने जो अभी बताया है ये सारे आधे से ज्यादा कवर करवा दिया है। तो इस तरह से सेकंड वीडियो आएगा तो उसमें लिस्ट बचे हुए सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, वो भी लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। तो आप दोनों को देखें और उसके बाद एग्जाम देने जाए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये PDF टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।